बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। सना, ज़रा एक कप चाय तो देना प्लीज़। जिब्रान बोला, मैं तो नौकरानी हूँ ना इस घर की। सना ये देना, सना वो देना, और अगर कभी बिन बुलाए मेहमान आ जाएं तो उनकी अलग खिदमतें करो। सना तकरीबन चिल्लाते हुए बोली। जिब्रान भी समझ गया कि आज ये बहुत थकी हुई है। वो कुछ न बोला, खुद बावर्ची खाने में गया और चाय बनाने लगा। थोड़ी देर बाद वो 2 चाय के कप और साथ में कुछ बिस्किट्स लेकर आया। सना को आवाज़ लगाई। सना ने चाय देखी तो उसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। फिर जिब्रान ने कहा, आज बहुत थक गई हो? सना ने कहा, हाँ जिब्रान, कभी कभी मैं वाकई बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से ये मेहमान हैं, कभी भी मुंह उठाकर आ जाते हैं। मुझसे नहीं होती इनकी खिदमत। आज भी पता नहीं मेरी कौन सी चची जान आई थी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। देखो सना, मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, उनकी खिदमत में बहुत सवाब है, जिब्रान ने समझाते हुए कहा। चाय ख़त्म करके जिब्रान अपने कमरे में चला गया। सना और जिब्रान एक ही दफ्तर में काम करते थे। दोनों ने वहीं से एक दूसरे को पसंद किया और झट मंगनी पट गया। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई न था। शादी के बाद सना ने नौकरी छोड़ने की बात की, जो कि जिब्रान ने फ़ौरन मान ली। उनकी शादी को 4 साल होने को आए थे, लेकिन अभी तक औलाद की खुशी से महरूम थे। जिब्रान काफ़ी मेहमान नवाज था। उसका मानना था कि मेहमानों से घर की रौनक बढ़ जाती है, जबकि सना इस मामले में थोड़ी बखील थी। उस दिन जिब्रान की काम से छुट्टी थी। वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। सना घर के कामों में मसरूफ़ थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। जिब्रान ने दरवाज़ा खोला तो आगे एक मलंग किस्म का आदमी था। उसने कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने का हो तो। जिब्रान ने उसे दरवाजे पर ही रोका और घर से थोड़ा सा सालन और रोटी ले आया। फिर उसे बरामदे में ले आया। उससे कहा, आप आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। उसने सैर होकर खाना खाया और फिर जाने लगा। जाते जाते उसने जिब्रान के मकान को देखा और बोला, कोई आएगा जो तुम्हें बेशकीमत तोहफ़ा देगा। जिब्रान को उस मलंग की बात समझ में न आई। वो जिब्रान को दुआएं देता हुआ चला गया। कौन था? सना ने पूछा। एक मलंग टाइप का फ़कीर था, खाना मांग रहा था। जिब्रान ने जवाब दिया, तुम ना इस मकान के बाहर एक बोर्ड लगा दो, जिब्रान सराय। हर भूखे फ़कीर मलंग को तीनों वक्त खाना मुफ्त मिलेगा। सना चिढ़कर बोली, अरे बेगम, वो वाकई भूखा था। जिब्रान बोला, तुम्हें तो कोई आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। पता नहीं सबको हमारा घर ही क्यों नज़र आता है। सना बोली और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। यार, पता चला कंपनी वालों ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। जिब्रान को उसके साथी वर्कर ने बताया। और मज़े की बात, इस बार पिकनिक शहर से बाहर होगी। उसने मज़ीद बताया। जिब्रान ने कहा, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। क्या सब लोग जा रहे हैं? जिब्रान ने पूछा। ये तो नहीं पता, पर मैनेजमेंट ने कहा है जिसको चलना हो अपना नाम दर्ज करवा ले, ताकि उसी हिसाब से इंतज़ाम किया जा सके, उस आदमी ने कहा। फिर जिब्रान अपने बहुत अच्छे दोस्त कामिल के पास पहुंचा। क्यों भाई, चल रहे हो ना पिकनिक पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, हम तो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं। वैसे जा कहाँ रहे हो? जिब्रान ने पूछा। सुना था कि रानीकोट जा रहे हैं। कामिल बोला, यार ये भी कोई जगह है? वहाँ वीराने के सिवा है क्या? मतलब एंजॉय करने जैसा तो कुछ नहीं है वहाँ पे। भाई मैं तो शायद ना आ सकूँ। जिब्रान बोला, अरे यार फ़िक्र क्यों करता है, हमें तो जाना है, फ्री का लंच करना है और वापस आ जाना है। तू होगा तो मेरी भी कंपनी होगी। ये कहकर कामिल ने जिब्रान को ताली मारी और दोनों अपने काम में मसरूफ़ हो गए। अरे आप कब आए? सना ने जिब्रान को सोफ़े पर बैठते देखकर पूछा। बस थोड़ी देर ही हुई। कुछ देर में सना चाय लेकर आ गई। अच्छा सुनो, कल हम कंपनी वाले पिकनिक पर जा रहे हैं। इस बार ओवरनाइट जाने का प्रोग्राम है। जिब्रान ने कहा। अरे वाह, कहाँ जा रहे हैं? सना ने पूछा। रानीकोट। जिब्रान ने जवाब दिया। अच्छा, ज़रूरी बात, मैं जाऊँ तो तुम घर को लॉक कर देना और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। जिब्रान ने हिदायत देते हुए कहा। मैं तुम्हारी तरह दरिया दिल नहीं हूँ मिस्टर, कि कोई भी आए तो उसकी आओ भगत में लग जाऊँ।
सना ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं कल रात को निकलूँगा, फिर अगले दिन दोपहर तक आ जाऊँगा, जिब्रान ने कहा और फिर चाय ख़त्म करके अपने कमरे में चला गया। अगले रोज़ दफ्तर में काम तो बराए नाम ही था। सब पिकनिक की तैयारियों में लगे हुए थे। तय ये हुआ था कि रात के 9 बजे सब दफ्तर से निकलेंगे और फिर वहीं से बस निकलेगी। सबको ताकीद की थी कि 9 बजे तक आ जाएं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 9:15 बजे तक इंतज़ार करेगी, फिर रवाना हो जाएगी। शाम को जिब्रान घर पहुंचा। फ्रेश होके सोचा थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, फिर पता नहीं आराम मिले कि नहीं। रात को सना ने खाना दिया, फिर सना ने उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद की। जिब्रान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। जिब्रान 8 बजे घर से निकला और कामिल को लेता हुआ वक्त से पहले ही पहुंच गया। अपनी बाइक पार्किंग में लगाकर जिब्रान ने कोमल से कहा, यार रानीकोट में ओवरनाइट की परमिशन कैसे मिल गई? भाई बॉस की बहुत पहुंच है, स्पेशल परमिशन ली है उन्होंने। कामिल बोला, अच्छा है यार, बॉस ने बड़ा ख्याल किया। जिब्रान बोला, ओ भाई, दरअसल ये पिकनिक बॉस की मिसेस की मरहूने मिन्नत है। सुनने में आया है कि उनको ये जगह देखनी थी और वो भी रात को। अब भला वो बेगम की बात कैसे टाल सकते हैं? रात का मामला था तो स्टाफ को भी ले आए ताकि बेगम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और स्टाफ की पिकनिक भी। कामिल ने वजाहत की। सारा स्टाफ आ चुका था। बॉस ने इशारा किया। ठीक 9 बजे वो लोग रानीकोट की तरफ निकल पड़े। सफ़र लंबा था, इसलिए कामिल और जिब्रान बस में ही सो गए। रानीकोट पहुँचे तो उनके एक साथी ने उन्हें जगा दिया। बस से बाहर आए तो जिब्रान ने एक तिलिस्माती मंजर देखा। उनकी बस से कुछ फासले पर रानीकोट था, जो दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। चांदनी रात में वो किसी पुराने वक्तों के बादशाह के किले जैसा लग रहा था। जिब्रान को लगा अभी किले से फौजें निकल आएंगी। जिब्रान को सोच में गुम देखकर कामिल ने उसका कंधा हिलाया। कहाँ खो गए हो भाई? कुछ नहीं, किले से कुछ फासले पर कैंप्स लगाए हैं, उन्हीं को देख रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस का बावर्ची और चपरासी मिलकर बारबेक्यू का इंतज़ाम करने लगे। जिब्रान बोला, यार अगर यहाँ ना आता तो बहुत बड़ी गलती करता। कुछ स्टाफ इधर उधर टोलियाँ बनाकर घूमने लगे। कुछ किले के ऊपर भी गए, कुछ ने बाहर ही घूमने पर इक्तफा किया। इस सुनसान जगह में बारबेक्यू की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। खाना तैयार हुआ तो सब ने मिलकर खाया। जिब्रान और कामिल ने अपनी अपनी प्लेटें लीं और एक अच्छी सी जगह देखकर वहां बैठ गए। वो लोग खाना खा रहे थे कि पीछे से आई आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। कुछ खाने को मिल जाएगा? जिब्रान ने देखा तो एक फ़कीर था। उसने फ़ौरन उसे अपनी प्लेट दे दी। फिर कामिल बोला, भाई ये फ़कीर अगर यहाँ से खाना लेकर चला गया ना तो उसके बाद एक लंबी लाइन लग जाएगी। जिब्रान बोला, मुझे तो हैरत है, इस सन्नाटे में ये फ़कीर यहाँ कर क्या रहा है? फिर जिब्रान ने गौर किया तो उसे लगा कि उसने इस फ़कीर को कहीं देखा है। उसने कामिल से कहा तो कामिल हंसते हुए बोला, भाई सारे फ़कीर एक जैसे ही होते हैं, तुम टेंशन ना लो, रुको मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आता हूँ। कामिल गया तो जिब्रान उसी फ़कीर के बारे में सोचने लगा। इतने में कामिल खाना लेकर आ गया। यार तुझे बड़ी फ़िक्र रहती है इन फ़कीरों की? कामिल बोला, नहीं यार, पता नहीं कौन हो, कब से भूखा हो, और देखा जाए तो ये हमारा मेहमान ही हुआ ना। जिब्रान ने कहा। दूर बैठा फ़कीर जिब्रान को देखने लगा। खाने के बाद वो लोग भी किले के ऊपर गए। वहाँ पहुंचकर जिब्रान को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो किसी सल्तनत का राजा हो, ये किला उसी का हो। पता नहीं उसे ये एहसास क्यों हो रहा था। वो लोग बातें करते और चांदनी रात का मज़ा लेते काफ़ी दूर निकल गए। जिब्रान थोड़ा उदास लग रहा था। कोमल ने वजह पूछी तो जिब्रान की आंखें नम हो गईं। यार बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, औलाद की खुशी दे दे अल्लाह तो। ये कहते हुए उसकी आंखें छलक पड़ी। अरे यार कोई बात नहीं, वो अल्लाह सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। कामिल ने उसे दिलासा दिलाया। फिर बोला, भाई बहुत दूर निकल आए हैं, चलो अब वापस चलते हैं। जिब्रान ने हामी भरी। अभी वो पलट ही रहे थे कि जिब्रान को किले के अंदर नीचे की तरफ 2 साए नजर आए। उसने कामिल से कहा, मगर जब उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। भाई लगता है तुम्हें नींद आ रही है, चलो नीचे चलकर कैंप में थोड़ा लेट जाते हैं। दोनों नीचे आ गए। थोड़ी देर कैंप में सस्ताया, फिर सेल्फियाँ वगैरह लीं। सुबह हुई तो नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। हैरत अंगेज़ तौर पर जिब्रान जब नाश्ता कर रहा था तो उसके पास वही फ़कीर बैठा हुआ था। उसने फिर नाश्ता मांगा।
कामिल ने उसे चलता किया पर जिब्रान ने उसे आवाज़ देकर नाश्ता दे दिया। यार तू भी अजीब हातिम ताई के ख़ानदान से लगता है, अब इस बार तो खुद जाके ला नाश्ता। खैर जिब्रान गया और अपना नाश्ता लेकर आ गया। सब ने दिन में किले को देखा। फिर घूमते घूमते 11 बज गए। वो लोग वहाँ से वापस कराची के लिए निकल गए। वो दिन छुट्टी का था तो फिक्र न थी। दफ्तर पहुंचकर जिब्रान ने बॉस का शुक्रिया अदा किया। फिर कोमल को घर छोड़ता हुआ अपने घर आ गया। घर आते ही वो फ्रेश हुआ और सो गया। अभी कुछ देर न गुजरी थी कि वो अचानक चौंक कर उठ गया। इत्तेफाक से सना भी कमरे में ही थी। उसे देखकर बोली, क्या हुआ? जिब्रान पसीने में शराबूर था। उसने पानी मांगा। पानी पीने के बाद सना के पूछने पर बताया कि बस एक डरावना ख्वाब था जिससे वो डर गया था। खैर जिब्रान दोबारा सो गया। शाम को जिब्रान काफ़ी फ्रेश था। सना ने चाय दी। जिब्रान ने पिकनिक का किस्सा सुनाया। फिर उसे फ़ोटोज़ दिखाने लगा। जिब्रान ने पूछा, कोई आया तो नहीं था? सना बोली, नहीं, बस एक फ़कीर था। मैंने टोकरी में ही रात का खाना रख दिया था। उसकी इस बात पर जिब्रान बहुत खुश हुआ। अगले रोज़ सुबह मौसम अबर आलूद था। सना ने कहा, तुम ऑफिस फ़ोन करके मना कर दो कि आज नहीं आ रहे। मौसम का कुछ पता नहीं कब ये बादल बरस जाएं। नहीं सना, जाना तो पड़ेगा, उसने कहा और निकलने की तैयारी करने लगा। अभी वो निकलने की तैयारी कर ही रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश भी काफ़ी तूफ़ानी थी। जिब्रान उस अचानक बारिश से घबरा गया। बाइक वापस खड़ी की और बॉस को ही फ़ोन लगा दिया। उनसे पता चला कि बारिश की वजह से दफ्तर में आज छुट्टी दे दी गई है। जिब्रान को कुछ इत्मीनान हुआ। सना ने मौसम की मुनासिबत से पकोड़े तलना शुरू कर दिए। जिब्रान लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अब इतनी बारिश में कौन आ गया? जिब्रान उठा और छतरी लेकर बाहर पहुंचा। दरवाजे पर एक मर्द और एक औरत खड़े बारिश में भीग रहे थे। जिब्रान ने बिना कुछ पूछे उन्हें घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर बाद वो बोले, हम इस शहर में नए हैं, हम रास्ता भटक गए थे कि ये बारिश शुरू हो गई। अगर आप हमें कुछ देर के लिए पनाह दे दें तो आपकी नवाजिश होगी। जिब्रान को उनका लहजा बहुत ही दिलफरेब लगा। देखने में काफ़ी शरीफ लग रहे थे। उसने कहा, आप 2 मिनट यहाँ रुकें, मैं आता हूँ। वो सना, बाहर एक मियाँ बीवी आए हैं, बारिश में रास्ता भटक गए हैं, तो यहाँ कुछ देर अगर रुक जाएं तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा? जिब्रान ने डरते डरते पूछा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो, अंदर बुला लो उन्हें। जिब्रान को सना के इस बदले हुए रवैये पर काफ़ी हैरत हुई। फिर जिब्रान दोनों को अंदर लेकर आ गया। उनको एक कमरा दिया। फिर जिब्रान ने अपने और सना के कपड़े दिए। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर आ गए। सना गर्मा गर्म चाय और पकोड़े ले आई और कहा, अभी तो यही है क्योंकि खाना नहीं बना, आप ये नोश फरमाएं। जिब्रान सना की मेहमान नवाजी पर हैरान रह गया। बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। मेहमानों की खिदमत में दोनों मियाँ बीवी चट गए। दोपहर के खाने पर सना ने उनसे कहा, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता और आपके रिश्तेदारों का पता नहीं चल जाता, आप लोग यहीं रुक सकते हैं। सना की इस बात ने जिब्रान को मज़ीद हैरान कर दिया। बारिश रात तक न रुकी। जिब्रान ने साबरा और अहमद से कहा, आप लोग रात यहीं ठहर जाएं। रात के खाने पर जिब्रान ने इन दोनों के चेहरे पर अजीब सा नूर देखा। बातों बातों में साबरा ने सना से पूछा, आपके घर में काफ़ी खामोशी है, बच्चे नहीं हैं? ये सुनकर सना थोड़ी उदास हो गई और कहा, खुदा ने अभी तक हमें ये खुशी नहीं दिखाई। साबरा कहने लगी, खुदा बेहतर करेगा। फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। जिब्रान ने सना से पूछा, ये क्या मौजज़ा है, तुम और इतनी मेहमान नवाज? ये सुनकर सना ने कहा कि जब तुम पिकनिक पर गए थे उस रात मुझे ख्वाब में एक साया दिखा और बस इतना कहा कि खल्के खुदा की खिदमत में ही राहत है और सुकून है। फिर ना जाने क्या हुआ, उस सुबह जब फ़कीर आया तो मैं उसे मना न कर सकी। मेरे दिल को इंतहाई सुकून मिला। चलो देर आए दुरुस्त आए, जिब्रान ने कहा और दोनों सो गए। रात को भी बारिश अपने उरूज पर थी। ऐसा लगता था शहर में सैलाब आ जाएगा। रात को एक ज़ोरदार कड़ाके की आवाज़ से जिब्रान की आंख खुल गई। देखा तो बादल बुरी तरह गरज रहे थे। बिजली मुनक़ते हो चुकी थी, इसीलिए साइड टेबल पर रखा लैंप बंद था। वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आया तो जो मंजर उसने देखा वो चकरा देने के लिए काफ़ी था। वहाँ 10-15 लोग जो नूर में लिपटे हुए थे
اللہ کے حضور بندگی میں مصروف تھے۔ سب سے آگے احمد تھا۔ وہ مارے ڈر کے واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور چادر تان کر کپکپاتا ہوا سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ بارش تھم گئی۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو احمد اور صابرہ ناشتہ کر رہے تھے۔ ساتھ میں ثنا بھی بیٹھی تھی۔ وہ وہاں پہنچا اور کنکھیوں سے احمد کو دیکھنے لگا۔ جبران نے جیسے تیسے ناشتہ کیا۔ ثنا نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ وہ بولا، بس ٹھیک ہوں۔ پھر احمد اور صابرہ نے اجازت چاہی۔ جبران نے کہا، ابھی ٹھہر جائیں، باہر بہت پانی ہے۔ احمد مسکرایا اور بولا، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ پھر جبران سے کہا، تم جان چکے ہوگے کہ ہم کون ہیں۔ ثنا یہ سن کر تھوڑی گھبرائی۔ احمد نے کہا، وہ فقیر جو تمہارے گھر آیا تھا وہ میں ہی تھا۔ اس قلعے کے پاس جس فقیر کو تم نے کھانا دیا وہ بھی میں تھا۔ پھر صابرہ نے ثنا سے کہا، تمہارے خواب میں جو سایہ آیا تھا وہ بھی میں ہی تھا۔ پر آپ لوگ ہیں کون؟ احمد پھر مسکرایا اور کہا، ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم جنات ہیں جو مہمان بن کر تمہارے گھر آئے تھے۔ کل جو تم نے دیکھا وہ ہماری دنیا کے جنات تھے جو تمہارے اور ثنا کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جبران پر تو کبھی طاری ہو گئی۔ پھر صابرہ آگے بڑھی اور کچھ بڑھ کر ثنا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جبران نے دیکھا ایک نور سا اس کے ہاتھ سے نکل کر ثنا کے سر میں جذب ہو رہا تھا۔ پھر یہ کہہ کر انہوں نے ایک بار پھر اجازت چاہی اور غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ثنا بے ہوش ہو گئی۔ جبران اور ثنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیٹے اور بیٹی کی خوشی دکھائی۔ جبران آج بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ واقعی ان کی دعاؤں کا اثر ہے جن کی ہم نے مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔